अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यार मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो चलते अपनी कहानी की तरफ। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, हर शय अंधेरे में डूबी हुई थी। आसमान पर काले बादले डेरा जमाए हुए थे। चाँद भी बादल के साथ साथ आँख मिचोली खेल रहा था। इतने में कहानी है खूनी आप बीती। आसफा, साइमा, इमरान और कामरान अपनी गाड़ी में बैठे थे। रात के 1:30 के करीब ठंडी हवा और सैर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। भूख लगी है मुझे। सुनो, साइमा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख तो मुझे भी लगी है। इमरान ने भी साइमा की हाँ में हाँ मिलाई। इमरान गाड़ी मोड़ते हुए बोला, चलो इन्हें खिला देते हैं, वरना ये हमारा दिमाग खा जाएंगी। इस बात पर कामरान खिलखिलाकर हंस पड़ा तो आसफा और साइमा इनको खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। तो कामरान इनकी दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा सॉरी, गुस्सा तो नहीं करो। इमरान ने बात काटते हुए बोला, अच्छा बताओ क्या खाओगी। साइमा अपनी सुनहरी बालों को सेट करते हुए बोली, मैं तो चिकन रोल खाऊंगी। सुनो यार, आसफा लिपस्टिक लगाते हुए बोली, मैं तो सैंडविच खाऊंगी। कुछ ही देर में ये लोग होटल में थे और अपना अपना आर्डर दे चुके थे। अब खाने का इंतज़ार था। फिर चंद मिनट में इनका आर्डर आ गया तो चारों खानों में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर बाद साइमा बोली, तुम लोग खाना खाओ, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। आसफा साइमा की तरफ देखते हुए बोली, ओके जल्दी आना। यार हमने खा पी भी लिया लेकिन साइमा अभी तक नहीं आई। इमरान परेशानी में बोला। कामरान अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं देख कर आता हूँ। तो इमरान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ देख कर आओ, तुम्हारी ये हमेशा की लेट करती है। इतने में साइमा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो दौड़ते हुए आई और कामरान के गले आ लगी। क्या हुआ साइमा, तुम क्यों रो रही हो। आसफा साइमा की तरफ परेशानी की हालत में देखते हुए बोली। वो साइमा वॉशरूम की तरफ से इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस कदर डरी हुई थी कि दुरुस्त जुमला भी अदा ना कर पा रही थी। वॉशरूम में क्या, कामरान साइमा की तरफ देखते हुए बोला। साइमा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और कितनी बात करने की हालत में ना थी। वॉशरूम में तो कोई नहीं है। साइमा की तरफ देखते हुए कामरान बोला, तुम लोग साइमा को गाड़ी की तरफ लेकर चलो, मैं बिल दे कर आता हूँ। साइमा घबराते हुए बोली, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। मैं बोल रही हूँ ना, वो औरत मुझे अपनी आंखें निकाल कर दे रही थी। मैं खुद चेक करके आया था वॉशरूम, कोई नहीं था। साइमा की बात को गलत ठहराते हुए कामरान बोला। आसफा बोली, साइमा तुमको शायद कोई वहम हुआ हो, तुम फिक्र ना करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, हर चीज़ अंधेरे में डूबी हुई थी। अंधेरा इस कदर था कि कुछ भी नज़र आना मुश्किल था। आसमान पर काले बादल डेरा जमाए हुए थे। चाँद भी बादल के साथ साथ आग मिचोली खेल रहा था। बादल हटते तो चाँद की रोशनी में ज़मीन पर आती, जिससे आगे जाने का रास्ता नज़र आता। इस पुरस्रार माहौल में बिजली की गरज और खौफनाक मंजर पेश करती थी। मैं कहाँ हूँ या अल्लाह, ये कौन सी जगह है। साइमा इर्द गिर्द देखते हुए बड़बड़ाई, और हमारी गाड़ी, कामरान, इमरान और आसफा कहाँ हैं। फिर उसने ऊंची आवाज़ में अपने साथियों के नाम पुकारे जा रही थी। क्या हुआ बीबी जी, आप फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना आपकी खिदमत करने के लिए। एक अजीब आवाज़ आई तो साइमा ने दहल कर इसकी तरफ देखने लगी। वो हवास बाख्ता थी, खौफ ने इसको अपनी लपेट में ले रखा था। एक मरतबा फिर साइमा ने आवाज़ की सिमट मुड़ कर देखा तो वाइट कपड़ों में मलबूस एक औरत, जिसके सफ़ेद बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। वो औरत साइमा की तरफ बढ़ने लगी तो साइमा पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम। मगर बदसूरत औरत खामोशी इसकी तरफ बढ़ रही थी। मैं पूछ रही हूँ, क्यों तंग कर रही है मुझे, कौन हो तुम। साइमा चीखते हुए बोली और कहा, मेरे दोस्त कहाँ हैं। वो तो सब तो वही हैं, तुम मेरे पास हो। औरत ने अपने चेहरे से बाल पीछे करते हुए बोली। इस औरत का चेहरा देखते ही साइमा बेख्तियार मुंह से चीख निकल गई। इस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें इस कदर सुर्ख थी जैसे जिस्म का सारा खून आंखों में उतर आया हो। आप मुझसे डर क्यों रही हैं बीबी जी, मैं तो सारी उम्र आपकी खिदमत की है, ये मेरी तरफ से तोहफा ले आप। औरत ने अपनी आंखें निकाल कर साइमा की तरफ बढ़ा दी। साइमा इसकी हथेली पर इसकी आंखें देखकर
बुरी तरह लर्ज गई। इसके जिस्म पर कपकपी सवार हो गई। फिर चश्मे ज़दन में सैमा वहाँ से भागने लगी तो औरत सैमा की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज़ से बोली, बीबी जी क्यों भाग रही हो? वापस तो मेरे पास ही आओगी। औरत ने ये कहते हुए फिर बुलंद कहका लगाया। सैमा मुसलसल भागते हुए थक चुकी थी। मैं अब मज़ीद भाग नहीं सकती। सैमा ज़ेरे लब बड़बड़ाई, बस स्वीट हार्ट और न भागो। सैमा को अपने पीछे से इस औरत की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही सैमा ने फिर सरपट भागना शुरू कर दिया। मुसलसल भागते भागते इसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। इस वक्त आसमान भी साफ हो गया था। चाँद की रोशनी से अब सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। सैमा बगौर अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देख रही थी। वो इसी जगह पर थी जगह उसने भागना शुरू किया। भाग लिया मेरी जान, और कितना भागोगी? सैमा के पीछे मौजूद औरत बोली, मुझे तंग ना करो। तुम कौन हो? बता दो तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? प्लीज़, सैमा ने रुकते हुए उस औरत से पूछा। रुको, बताती हूँ मैं कौन हूँ। वो औरत सैमा के सामने अपनी उंगलियाँ नचाती हुई बोली। उसने अपनी कमर में एक बेल्ट खोला और उसने कमर के साथ बांधी हुई थी और फिर अचानक बेल्ट की मदद से ज़ोर ज़ोर से सैमा को मारने लगी। सैमा दर्द की शिद्दत से चीख रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, रहम खाओ मुझ पर, तुझ पर रहम खाओ। औरत ने हकारत की नज़र से सैमा को देखा और कहका लगाने लगी, सैमा मेरी जान, तुम क्यों चिल्ला रही हो? उठो, तुमको जल्दी उठो। कामरान ने सैमा को नींद से झुझोड़ते हुए कहा। सैमा ने जड़ से अपनी आंखें खोली। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग मुझे मारो नहीं। सैमा बदहवासी के आलम में बोले जा रही थी। कामरान ने सैमा को झंझोड़ा। क्या अव्वल फूल बोले जा रही हो? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा तुमने। फिर सैमा ने अपने इर्द गिर्द देखा। आसफा, इमरान, कामरान सब इसे परेशान नज़रों से देख रहे थे। ना वो जंगल था ना ही वो औरत। सब ने अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। तो ये ख्वाब था? सैमा ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। इमरान ने हंसते हुए कहा, हाँ ये ख्वाब ही था। इतने में सैमा को अपने बाजू में कुछ दर्द महसूस हुआ। उसने बाजू देखे तो हैरत भरी नज़रों से बाजू को देखने लगी। इस औरत ने सैमा को बेल्ट से मारा था। वहाँ बेल्ट के ज़ख्मों के निशान उसके मज़े पर साफ वाज़ह नज़र आ रहे थे। अगर वो ख्वाब था तो मेरे बाजू पर ये निशान कैसे आए? ख्वाब में वो औरत मुझे मार रही थी और ये निशान भी इसी की बेल्ट से मारने के हैं। वो औरत अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे रही थी। सैमा बाजू के निशान देखते हुए बोली, तुम लोग मेरी बातों का यकीन करो। कोई है जो मुझे परेशान करके मारना चाहती है। आसफा बोली, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो सिलसिले में हमारी ज़रूर मदद कर सकते हैं। कामरान आसफा की तरफ देखते हुए बोला, चलो वहाँ चलते हैं। फिर वहाँ चारों कुछ देर में बाबा के आस्थाने पर मौजूद थे। थोड़े इंतज़ार के बाद बाबा ने चारों को कमरे में बुलाया। कमरे के अंदर जगह इंसानी खोपड़ियाँ और सुर्ख रंग मौजूद थे। हरा चोगा तजेब तन किए बाबा आग के सामने बैठे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बच्चों आओ बैठो, बाबा आग में कुछ डालते हुए बोले। जैसे ही वो आग में सफूफ डालते तो आग मज़ीद भड़क उठती थी। बाबा ने बगौर इन चारों को देखा और बोले, घबराओ नहीं, गलती अपनों की है। वैसे वो औरत अपनी जगह बेकसूर है। खरा और खोटा मेरे सामने या हो गया है। मैंने इस औरत को अपने अमल से कैद कर दिया है। वैसे भी वो अपनी खूनी या बीती से तुम लोगों को आगाह करेगी। पर बाबा जी, अभी तो हमने आपको अपना मसला सुनाया ही नहीं, तो आपको सब कैसे पता चला? इस बार कामरान बोला। कामरान की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए। फिर गोया हुए, बच्चों, जो भी मेरे आस्थाने पर आता है उसके मसाइल मेरे सामने आ जाते हैं। मैं इनके दिल में सीधा बातों को भी जानता हूँ। तुम लोग आराम से बैठो, फिर कुछ भी नज़र आए इसे तहम्मुल से देखना। जो भी हकीकत है वो सामने आ जाएगी। वो औरत सैमा को क्यों तंग कर रही है वो भी सामने आ जाएगा। किस किस्म का डर खौफ महसूस ना करना। अच्छा, अब मैं अपना अमल शुरू करता हूँ, तुम लोग खामोशी से बैठे रहो। और फिर बाबा जी ने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक स्थाने के एक कोने से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, आपने मुझे बुलाया? मैं हाज़िर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? नस्लवानी आवाज़ सुनकर बाबा जी गोया हुए, तुम अपने असली खुदखाल में आओ ताकि पता चले तुम कौन हो। बताओ तुम क्यों सैमा को तंग कर रही हो, ताकि ये सच जान जाए असल हकीकत क्या है। और वैसे भी मुजरम कोई हो और सज़ा किसी और को मिले ये अच्छी बात नहीं। असल मुजरम को तो उसकी करतूतों की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बोलकर बाबा जी खामोश हो गए तो नस्वानी आवाज़ फिर से सुनाई दी, बाबा जी आप सही फरमा रहे हैं, आपके हुक्म के मुताबिक मैं असल हकीकत और जुल्म की रउदाद उन बच्चों को सुनाती हूँ। और इसके साथ ही आस्ताने के कोने में धुआं उठना शुरू हुआ। फिर चंद मिनट बाद धुएं ने एक इंसानी खुदखाल अख्तियार कर लिया तो उसके बाद एक जगह एक औरत मुजस्सम खड़ी थी। इस पर नज़र पड़ते ही सैमा के मुंह से निकला, रज़िया तुम? हाँ बीबी जी, मैं बदनसीब रज़िया हूँ, आप लोगों की खिदमतगार। ये इन दिनों की बात है जब आप दोनों आँखों में तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। आप तकलीफ़ से दो चार थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर जल्द अज जल्द आँखों का इंतज़ाम ना हुआ तो आपकी दोनों आँखें ज़ाया हो जाएंगी, फिर ज़ख़म कैंसर में तब्दील हो जाएगा। आप अस्पताल में थी। आपके बाबा आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आँखों का इंतज़ाम हो के नहीं दे रहा था। और ये भी सोचने की बात है कि ऐसा कौन शख्स होगा जो पूरी ज़िंदगी के लिए खुद अंधेरे में चला जाए, यानी वो खुद अंधा हो जाए और किसी और की ज़िंदगी रोशन कर दे। और फिर एक रात मेरी बेटी जीनत गायब हो गई। मैं तड़पती रही, रोती रही, मगर जीनत का कोई सुराग ना मिला। जीनत की वजह से आपके बाबा भी बहुत परेशान थे। एक रोज़ उन्होंने कहा कि रज़िया कहीं ऐसा ना हो कि जीनत किसी और के साथ, और उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। साहब की बात सुनकर मैं झट बोली, साहब जी ऐसा मुमकिन नहीं, मेरी जीनत ऐसी नहीं, मुझे तो लगता है कि किसी जालिम ने इसे अगवा कर लिया है। ये सुनकर साहब बोले, रज़िया मैं भी दुआ करता हूँ, तुम भी दुआ करो जीनत की कोई खबर मिल जाए। बहरहाल मैं बहुत परेशान थी, मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान आपके बाबा लगते थे। एक हफ़्ता इस तरह गुजर गया। एक रोज़ साहब जी से मिलने इनके 3 दोस्त आए। साहब ने मुझसे कहा, रज़िया 4 कप चाय बना दो। साहब की बात सुनकर मैं चाय बनाने चली गई और जब पलटी तो अचानक मेरे कदम दरवाजे पर जम गए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अंदर कमरे से साहब की बात सुनाई दी। साहब कह रहे थे, मैं तुम तीनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की। सैमा सेहतयाब हो रही है। जीनत की आंखें सैमा में लगने के बाद अब सैमा की ज़िंदगी का ख़तरा टल गया है। और ये भी अच्छा हुआ कि हमने जीनत को किसी तहखाने में दफन कर दिया। ये सुनना था कि अचानक चाय की ट्रे मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद तो क़यामत मुझ पर टूट पड़ी। सब समेत इन तीनों ने मुझे अपने हाथों में जकड़ लिया और मैं मेरे मुंह पर फ़ौरन रुमाल बांधा और मुझे घसीटते हुए नीचे तहखाने में ले गए और आना फाना मुझे मौत के घाट उतार कर तहखाने में दफन कर दिया और तहखाने से चले गए। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो जीनत की रूह मेरे पास आई। फिर हम दोनों की रूहें एक दूसरे से लिपट कर सिसक पड़ी और फिर मैंने अहदा किया, तुम्हारे बाप दिलावर और तुम्हारी ज़िंदगी को जबरन कर दूंगी। मैं दिलावर को इबरत का निशान बना दूंगी और साथ ही तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरी जीनत की आंखें हैं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन कर रही हैं। और एक माँ के लिए ये कैसे मुमकिन है कि अपनी बच्ची और रज़िया की बात को दूरी रह गई, क्योंकि बाबा जी गोया हुए। बच्चों, तुम लोगों के सामने असल हकीकत यहाँ हो गई। तुम लोगों ने ये जान लिया कि सैमा का बाप किस कदर जालिम शख्स है, जिसने अपनी औलाद के लिए 2 ज़िंदगियों की मौत के घाट उतार दिया। तो रज़िया, मेरा तुमसे कहना है कि असल काम सैमा के बाप का है, इसमें सैमा बिल्कुल बेकसूर है। और ये भी अच्छी बात है जिनकी आँखें इसी के काम आ रही हैं। और मेरे ख्याल में दिलावर को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। रज़िया, तुम मेरी बात मान लो और इस अमल से खुदा भी खुश होगा। बाबा जी की बात सुनकर रज़िया बोली, ठीक है बाबा जी,
آپ کی بات قبول کرتی ہوں، لیکن دلاور گوہر کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر سیما بولی، رضیہ آنٹی آپ بے فکر رہیں، میں اپنے باپ کو خود سزا دلواؤں گی، کیونکہ ایک ظالم کو ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے۔ جو غلطی میرے باپ نے کی اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر سیما کے کہنے پر پولیس نے تہہ خانے سے ان دونوں کی لاشیں نکال لیں اور ساتھ ہی ٹیپ ریکارڈ بھی پولیس کے ہاتھوں میں آ گیا جس میں دلاور خان کے خلاف سارے ثبوت تھے۔ پولیس نے دلاور کو گرفتار کر لیا۔ سیما نے ٹیپ ریکارڈ بھی پولیس کو فراہم کیا تھا جس میں تینوں دوستوں کی باتیں ریکارڈ تھی۔ سیما خوشی گنجی تھی پر وہ ہمت لہجے میں بولی، میں اپنے بابا کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن سزا ایک مجرم کو دلوائی۔ دلاور کو پھانسی کی سزا ہوئی، ان تین دوستوں کی عمر قید کی سزا۔ دوستوں کیسی لگی یہ کہانی؟ تو تب تک اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔